अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसे हाशमी और यह है होंडा सिटी 1.2 ऑटोमेटिक 2025 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है, मेनली अपनी फ्यूल इकॉनमी की वजह से। और इसके अलावा एंट्री लेवल सेडान्स में यही गाड़ी एक ओनली ऑप्शन थी काफ़ी लंबे अरसे तक, लेकिन 2019 में फिर यारिस आ गई और उसका कंपटीशन बन गई। फिर एसवेन, प्रोटॉन्स आ गया, बहुत सारी गाड़ियाँ नई नई आती गई, बट ये गाड़ी अभी भी टॉप ऑफ द लाइन समझी जाती है इस कैटेगरी में। यारिस भी अच्छा ऑप्शन है, बट ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है और इकोनॉमी के लिहाज से ये गाड़ी सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। इसमें 1.2 इंजन है, ऑटोमेटिक है और ये गाड़ी आपको आराम से 15-16 की एवरेज देती है। अगर ये गाड़ी मैनुअल में हो तो ये गाड़ी 18 तक भी जाती है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से काफ़ी अच्छी एवरेज है और यही चीज़ इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस 52,50,000 है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ नई बात चेंज होती रहती हैं, तो एक्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have an exterior of this car. एंट्री लेवल सेडान्स में ये गाड़ी एक मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि मुझे तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छी लगती है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है तीनों में से, यारिस, सिटी और एसवेन में से, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मुझे ये इसलिए पसंद है कि इस गाड़ी की तो लुक्स काफ़ी शार्प हैं और इसके अलावा इसकी हेडलाइट में दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, लो और हाई के लिए। एसवेन में एक ही पॉइंट आता है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी DRL भी ऑफर करती है। फॉग लैंप इस गाड़ी में ऑप्शनल है, 1.2 में नहीं आते, 1.5 में आते हैं एस्पायर में। और इसके अलावा बाकी ये सिटी की 6th जनरेशन है। पाकिस्तान में काफ़ी लंबे अरसे तक इसकी 5th जनरेशन आती रही है, लेकिन फिर होंडा ने फाइनली ये गाड़ी 2020-21 में जाके निकाल दी और इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा था। पुरानी जनरेशन सिटी के साथ नई वाली यारिस आ गई थी, फिर एसवेन भी आ गई थी, तो फिर होंडा ने ये गाड़ी निकाली, जबकि ये भी अभी लेटेस्ट शेप नहीं है, इसकी भी नई शेप आ चुकी है। बट पाकिस्तान में भी यही गाड़ी आ रही है और काफ़ी टाइम तक आती रहेगी। और बाकी जहाँ तो बात है फीचर्स की, तो फीचर के नाम पे फ्रंट पेज में सिर्फ DRL दी गई है, बाकी से गाड़ी ऑफर नहीं करती और इससे बड़ी कैटेगरी इवन सिविक RS भी ऑफर नहीं करती। खैर, इसके अलावा कट लाइन्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। सेम गोस फॉर साइड प्रोफाइल, यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स आती हैं और इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक बहुत सारी गाड़ियों से मिलती जुलती है। एग्जैक्टली किन से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ तक की, तो इसके साइड मिरर काफी हद तक वेजल जैसे हैं इस एरा की। वेजल में सेम साइड मिरर आता था पतले से इंडिकेटर के साथ और फीचर्स के लिहाज से ये डिसेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना वेजल का था। ये रिट्रैक्टेबल है और एडजस्टेबल है एंड दैट्स इट। जबकि इसके जो बड़े बजट हैं उनमें इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और वेजल में नीचे कैमरास आते हैं, ब्राइट स्पॉट पॉइंटर्स आते हैं, वो हीटेड भी होते हैं। खैर, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से Corolla वगैरह से छोटी है। होंडा वैसे हर जनरेशन में हर गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है चीज़ों के ऊपर, टोयोटा जब कितना नहीं करता। टोयोटा में अगर देखा जाए तो Corolla 1300 भी आती थी, 1600 भी आती थी, 1800 भी आती थी और इवन 2000 भी आती थी, जबकि होंडा ने 1300 से 1500 तक एक और गाड़ी रखी हुई थी और 1600 से 2000 तक एक और गाड़ी रखी हुई थी। जिस तरह 1500 के आसपास ये गाड़ी थी, 1600-1800 में सिविक थी, जबकि टोयोटा में ऐसा नहीं था। Corolla हर सेक्टर कवर करी थी और यही वजह थी कि 1.3 वाली गाड़ियाँ थोड़ी अंडर पावर थी। ये गाड़ी पावर के लिहाज से बहुत डिसेंट है और जहाँ तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की लुक की, तो ये काफ़ी हद तक फिट शटल या होंडा फिट से मिलती है और ये गाड़ी भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। इंजन भी इसमें 1.5 हाइब्रिड ऑफर होता है, लेकिन इंटरनेशनल वर्जन में उसको होंडा ग्रेस कहते हैं और इसमें भी सेम टू सेम वैसी कट लाइन्स दी गई हैं जैसा कि फिट शटल या फिट में आती हैं। खैर, बाकी लुक्स के लिहाज से गाड़ी डिसेंट है। ये क्योंकि 1.2 वर्जन है तो इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आए हुए, प्लास्टिक के व्हील कप्स हैं और रिम्स स्टील रिम्स हैं, जबकि इसके बड़े वर्जन के अंदर स्पाइडर 1.5 में अलॉय रिम्स आते हैं, लेकिन उसका टायर साइज सेम होता है। टायर्स में बहुत छोटे आते हैं, आई एम नॉट श्योर वाई। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट की, तो ये भी इसमें आसान है। ये गाड़ी कोई बहुत सारा लो नहीं है सिविक की तरह, तो इसमें आप इजीली बैठ के उतर सकते हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसमें डिसेंट है, या आपको तकरीबन एक फुल टैंक में 600 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है और बाकी इसमें बैक पे एरियल इंटीरियर दिया गया है बेसिक सा। और ये इसका रेयर एंड, जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से अगेन इंप्रूव हो सकता था, क्योंकि होंडा ग्रेस की टेल लाइट्स इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। पाकिस्तान में टेल लाइट्स का शेल तो वही रखा गया, लेकिन अंदर इसमें हेलोजन लैंप दिए गए हैं, सिर्फ 2 ही बैक पे। इंडिकेटर और रिवर्स भी इसके हेलोजन में है। सेम गोस फॉर फ्रंट, हेडलाइट के सारे पॉइंट्स हेलोजन वाले हैं सिवाय DRL को छोड़ के। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बम्पर भी बिल्कुल बेसिक सा दिया गया है, जबकि ग्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इससे और उसमें बैक पे स्पॉइलर भी आता है। यहाँ पे बेसिक बैचिंग दी गई है सिटी VTEC वगैरह की। ट्रंक अनलॉक की बैक पे नहीं आता, आई एम नॉट श्योर वाई, होना चाहिए था। और ट्रंक को आप इसकी चाबी से अनलॉक करेंगे इस तरह से। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। ट्रंक इसका काफ़ी डीप भी है और आगे की तरफ लंबा भी है। फिर ये गाड़ी प्रॉपर फुल साइज स्पेयर टायर भी ऑफर करती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ट्रंक के अंदर इसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी दी गई है, जो कुछ टाइम पहले तक सिविक में भी नहीं आ रही थी। तो कंपटीशन की वजह से गाड़ियों की क्वालिटी एटलीस्ट बेहतर हो गई है और नई जनरेशन भी आने लग गई हैं। खैर, इसके अलावा बाकी यहाँ पे एक
ब्रेक लैंप दिया गया है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो अगेन यही मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट इसी का है, क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसा फीचर ऑफर करती है जो कि ऑल्टिस 1.6 में भी नहीं आता, और वो है रिट्रैक्टेबल साइड मिरर। आप इनको अंदर से ही बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है इंटीरियर की लुक्स की, तो ये भी खूबसूरत है, और एट द सेम टाइम ये गाड़ी इंटीरियर की कलर टोन्स भी ऑफर करती है। रिसेंटली एस्पायर 1.5 ने बर्गंडी डूम भी ऑफर कर दिया है, जो कि पहले सिर्फ सिविक आरएस के टॉप ऑफ द लाइन वर्जन तक लिमिटेड था, अब इसमें भी आ रहा है। खैर ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की, तो ये है तो प्लास्टिक की फिनिश में, जबकि इसके बड़े वर्जन में ये लेदर स्टिच आता है, और ये भी मल्टीमीडिया वाला है। इवन ये अगर आप बेसिक वर्जन भी ले लेंगे इसका, तब भी आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलेगा। लेफ्ट फेस के मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, राइट स्पोक इसकी ब्लैंक है, और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी पहले सिटी में नहीं थी। बाकी हेडलाइट इसमें नॉर्मल सी हैं, वाइपर भी इसके बेसिक से हैं, लेकिन जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। ये काफ़ी हद तक वैसे ही है जैसा कि BRV ऑफर करती थी, और यहाँ पे स्पीड लिमिट 220 तक है। राइट पे फिर एक MID क्लस्टर दिया गया है, जो कि आपको इसकी माइलेज, ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह शो करवाएगा, और ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्प्ले है। जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, थी पूरी ही प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से फिनिश के लिहाज से थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि एक एंट्री लेवल सेडान है तो इसमें ये चीज़ें चल सकती हैं। बाकी इसके अलावा एयर वेंट इसमें फ्रंट पे तो दिए गए हैं, बैक पे भी आते हैं इसके बड़े वर्जन के अंदर, तो अगेन ये चीज़ भी इस कैटेगरी में सिर्फ ये गाड़ी ऑफर कर रही है। फिर इसके अलावा मल्टीमीडिया स्क्रीन स्टैंडर्ड होना भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके आसपास एक काफ़ी बड़ा सारा एरिया ब्लैंक छोड़ा गया है, क्योंकि एस्पायर के अंदर इसमें स्क्रीन बड़ी आती है। ये स्क्रीन बिल्कुल बेसिक सी है, नीचे इसका टाइम कंट्रोल दिया गया है, जो कि अगेन बेसिक सा है, मैनुअल है। अगेन एस्पायर 1.5 के अंदर यहाँ पे होंडा फिट जैसा क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये विजल जैसा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। बाकी फिर यहाँ पे नीचे पावर आउटलेट्स वगैरह दिए गए हैं, AC का बटन दिया गया है, गेट सेलेक्टर दिया गया है, जो कि काफ़ी हद तक BRV के गेट सेलेक्टर से मिलता जुलता है, और इसकी जो गेट सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड। बाकी इसके अलावा हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है, साथ 2 पॉकेट्स दी गई हैं, बैक पे सेंटर कंसोल है, जो कि कैपेसिटी के लिहाज से डिसेंट है। और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये इसमें फैब्रिक की फिनिश में है, एस्पायर में लेदर सीट्स आती हैं, सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। आर्मरेस्ट उसकी अच्छी प्लास्टिक की फिनिश में है, ये अगर मेरे ख्याल से फैब्रिक या लेदर के होते तो बहुत बेहतर हो सकता था, बट नहीं दिए गए। पिछली सिटी में ये फैब्रिक के थे, अब यहाँ से निकाल दिया गया है। बाकी विंडो इसमें चारों ही ऑटोमेटिक हैं, ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, और फिर यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जो कि आपको शो करवाएंगे कि आप ऐसे बड़े वर्जन लेके यहाँ पे फीचर्स लगा सकते थे, बट आपने पैसे बचाए हैं और अब आपको ये ब्लैंक स्विचेस देखने पड़ेंगे। खैर इसके अलावा यहाँ पे इसके वेंटी मिरर्स दिए गए हैं, ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए, लाइट्स दोनों में ही नहीं आती। रियरव्यू मिरर्स का बेसिक सा है, सेंटर में यहाँ पे बेसिक केबल लाइट्स दी गई हैं, और इसके अलावा सनरूफ की गाड़ी ऑफर ही नहीं करती पाकिस्तान में, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स में सनरूफ आती है। अब इसकी वजह यह है कि सिविक पाकिस्तान में सनरूफ की वजह से ही चल रही है। सिविक का जो बेसिक वर्जन है सनरूफ के बगैर वाला, वो कोई भी नहीं लेता, और अगर कोई ले भी ले तो उसका बिकता नहीं है। और बेसिकली सिविक की जो लाइफ लाइन है वो सनरूफ ही है, अगर सनरूफ यहाँ भी आ जाएगी तो फिर सिविक को नहीं लेगा, किसको शौक है ज़्यादा फ्यूल साड़ने का। तो इसी वजह से इस गाड़ी में सनरूफ नहीं रखी गई, ताकि सिविक चलती रहे, और इसमें आई एम श्योर कि आगे जाके आएगी भी नहीं। और अब अगर बात की जैसे पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यही बैक पे डिसेंट है। यहाँ पे मेरे पास लेग रूम भी अच्छा खासा है, और हेड रूम भी, तो यहाँ पर किसी बंदे को बैठने में कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि ये चौड़ाई के लिहाज से खास चौड़ी नहीं है। सेंटर में सीट दी गई है, लेकिन सेंटर में फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं है, सीट भी फ्लैट नहीं है, तो बंदा यहाँ एडजस्ट होगा लेकिन कंफर्टेबल नहीं होगा। अमेनिटीज़ यहाँ पे भी दी गई हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट्स हैं और USB पोर्ट्स हैं, लेकिन एयरवेंट्स नहीं हैं। बड़े वर्जन एयरवेंट्स ऑफर करते हैं। फिर सेंटर में स्पेस सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं, एक बड़ा एक छोटा। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट भी दी गई हैं और हेडरेस्ट भी। और अब अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इसमें 2 मेन इंजन आते हैं, एक 1.5 और एक 1.2। 1.2 इंजन बहुत सारी और कंट्रीज में आता है, वैसे होंडा जैज वगैरह में। पाकिस्तान में ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले वाली सिटी 13 सीसी थी, बट ये इंजन भी सफिशिएंट पावर के लिहाज से ये 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि इसका कंपटीशन जो है यार्स वगैरह वो गाड़ियाँ 90 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। अब ये उनसे कम है, लेकिन बॉडी वेट कम होने की वजह से ये गाड़ी उनके ऑलमोस्ट बराबर परफॉर्म करती है। लेकिन बेस्ट चीज़ जो है इस गाड़ी की वो है इसकी फ्यूल एवरेज। ये आपको शहर में तकरीबन 15-16 आराम से दे सकती है, लॉन्ग पे ये गाड़ी तकरीबन 20 तक भी जा सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी एवरेज है। और इसकी 1.5 वर्जन की एवरेज भी ऑलमोस्ट उसके आसपास ही होती है। हालांकि वो इंजन ज़्यादा पावरफुल है, बट एवरेज के लिहाज से करीब करीब है, क्योंकि वो हायर RPM पे जाके या हायर स्पीड्स पे जाके वो इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं लेता, जबकि ये हाई स्पीड पे जाके RPM काफ़ी ऊपर ले जाती है और फिर फ्यूल ज़्यादा लेती है। तो दोनों गाड़ियाँ अच्छे ऑप्शन हैं। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें 2 आती हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। इंजन भी इसका थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू पहले वाली सिटी, जो कि 5th जनरेशन थी। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें ABS भी आता है और बड़े वर्जन में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है।
बोनट इसका स्टैंड से ओपन होता है और उसमें कोई इंस्टॉलेशन भी दी गई, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके पार्ट्स भी आपको इजीली पाकिस्तान में मिल जाएंगे। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, तो इसमें टायर साइज़ जो आता है ये 175, 65 और 15 इंच का इसमें स्टील रिम है। टायर की प्रोफाइल सिर्फ 175 है, तो ये बहुत छोटा लगता है। मेरे ख्याल से अगर इसमें 185 या 95 वाला तो बहुत बेहतर था, बट ये इसकी डाउन साइड ये है कि लुक्स के ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अप साइड ये है कि एवरेज अच्छी देती है। जितना बड़ा टायर करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसको स्टीयरिंग को टर्न करने में ज़्यादा मुश्किल होगी और इसके अलावा एवरेज भी कम हो जाएगी। तो इसका कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। फ़ायदा मेरे ख्याल से नुकसान पर ज़्यादा भारी है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ट्रम ब्रेक्स आती हैं। टायर्स में यूरो स्टार के हैं, जो कि आप लेके अगर चेंज करवा दें तो बहुत बेहतर हो जाएगी इसकी राइड। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।